बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का एक टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा, इसके अंदर से ना स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों के अंदर हम पढ़ेंगे ही नहीं, टॉपिक के अंदर रहते हुए इसको मुकम्मल तौर पे ना हम कवर करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज भी हम इसके अंदर नहीं देखेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, फिर लाइंस होंगी, ऐसे ही है। ये किसी भी में भी एक इधर एक शीट है पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव से दूर जाती हैं, और ये नेगेटिव की, ये इधर नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज शीट है, उसकी तरफ ये जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर इसके परपेंडिकुलर एक एरिया पड़ा, परपेंडिकुलर नहीं पड़ा, जैसे मर्जी पड़ा हो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक एलिमेंट मौजूद है, एरिया एलिमेंट, ठीक है, उसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद, ठीक है, वो हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। यानी कि हम इसको डिफाइन प्रॉपरली कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एलिमेंट। यानी कि इस एलिमेंट में से जितनी, एरिया एलिमेंट में से जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस गुजर रही हैं, वो इस एरिया का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम लिखते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, जो गुजर रही हूं, अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, कि कोई भी चीज जिसका क्या है, एक खास एरिया है, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, थ्रू दैट एरिया। और इसको फिर हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है फाई। क्या होता है? और नीचे लिखते हैं ई, फाई इलेक्ट्रिक। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसी तरह एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसको हम फाई बी लिखते हैं। खैर वो यहाँ हमारा टॉपिक नहीं है। आपको ये चीज समझ आ गई कि यहाँ ई क्यों लिखा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। ये ग्रीक लेटर होता है फाई, जैसे हमारे अल्फाबेट्स है ना, ए बी सी डी, इस तरह ये ग्रीक वाले हैं, अल्फा बीटा गामा साई फाई एक्साई ईटा, इसके अंदर ये फाई आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो किसी भी एलिमेंट के एरिया में से गुजरेंगी, वो कहलाती हैं, उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको ना हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज नोट करें मैथमेटिकली लिखने से पहले, कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब अगर तो ये लाइंस की तादाद ज्यादा है तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर ये एरिया बड़ा है तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। ये तब होगा स्टूडेंट्स जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर। आज आपको एक नई चीज मैं बताता हूँ, मैं भी शायद आप लोगों में से कुछ पहले जानते हो, कि अगर हमारे पास ये कोई भी एलिमेंट है जिसका ये क्रॉस सेक्शन, ये एरिया है ए, ठीक है, तो इसका एक एरिया वेक्टर भी होगा। एरिया वेक्टर, ये बोर्ड है ना, इसका आपको पता है एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ। अगर ये मैं एक यहाँ पे मोबाइल पकड़ता हूं, ठीक है, ये मैंने मोबाइल पकड़ा, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर, या ऊपर होगा या किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। अगर मैंने ये ऐसे रखा मोबाइल, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। अगर ये मैंने इस तरफ को रखा, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ को होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर अपने सरफेस एरिया पे हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर तो सरफेस एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर ये एरिया वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा, ठीक है, ये एरिया है ना, तो इसका एरिया वेक्टर होगा ये। अगर एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हुई, एरिया परपेंडिकुलर है, एरिया कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और एरिया ऐसे रखा हुआ है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो ये, जैसे ये मेरा मार्कर है तो वो ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट किया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये पैरेलल है, तो उस सूरत में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए। अदरवाइज इसका जो बेहतरीन हल है, बेसिकली इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। अगर हमारे पास ये पैरेलल नहीं है, लेट्स सपोज ऐसे है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और एरिया आगे से मौजूद है यहां पे स्टूडेंट्स ऐसे, अब इसका एरिया वेक्टर इसके ऊपर ऐसे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। उस सूरत में देखें ये एरिया वेक्टर है, ये मैंने ए बनाया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, इन दोनों के दरमियान में एंगल है थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया, यहां पे लिख दें थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख दिया हम सिर्फ, ठीक है, एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के दरमियान में ये थीटा क्या है, एंगल है, ओके। अब अगर ये एरिया परपेंडिकुलर नहीं पड़ा किसी भी डायरेक्शन में एल्स, उस परपेंडिकुलर के अलावा किसी भी डायरेक्शन में, उस वक्त हम एरिया का वो कंपोनेंट जो ई के अलांग होगा, ये देखिए ए, तो ये ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो ऐसे बन रहा है और ए का जो वाई कंपोनेंट है वो ऐसे बन रहा है। वाई कंपोनेंट में तो जब थीटा हम 90 पुट करते हैं तो वो फ्लक्स जीरो जाता है, तो एक्स कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स होता है, और ए का एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने ये वेक्टर पढ़े हैं वो ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं, जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस थीटा और जो वाई कंपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, साइन थीटा में हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसीलिए तो फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई, और ए के बजाय अब मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा, क्या लिखूंगा, ए कॉस थीटा। ये जो चीज मैंने पहले लिखी ये आपको मैंने बताया कि ये कैसे आई, कि हम क्या करते हैं एरिया को रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि फ्लक्स होता ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में देखे ना, जब मैं पुट करूंगा ई ए कॉस, ये ये ई ए वाई और ई के दरमियान एंगल 90, cos 90 जीरो, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो, सारे का सारा फ्लक्स किस वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ए cos थीटा, तो यहां से हमने फ्लक्स लिख दिया क्या है, ई ए cos थीटा। इसके कुछ केसेस हैं, इसके केसेस हैं स्टूडेंट्स, देखें कि पहला केस, इफ एरिया इज हेल्ड perpendicular to direction of E, E की डायरेक्शन में एरिया परपेंडिकुलर, ये E है, लेट्स सपोज ये E, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, उसके बाद ये एरिया इसके परपेंडिकुलर पड़ा है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो एरिया वेक्टर पैरेलल होगा, एरिया परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, एरिया परपेंडिकुलर है अगर, ठीक है, ये एरिया परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर ई की तरफ होगा, ठीक है, जब एरिया परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, किस किस के दरमियान में, सॉरी 0 डिग्री होगा, कितना होगा, 0 डिग्री होगा ई के दरमियान में और ये एरिया वेक्टर के दरमियान में, ठीक है। ये पहला केस है कि जब एरिया परपेंडिकुलर पड़ा है उस वक्त स्टूडेंट्स सारी उसमें से गुजरेंगी, लेकिन एरिया वेक्टर और ई के दरमियान में एंगल हम 0 डिग्री, परपेंडिकुलर कैसे हम 90 नहीं लिख दे रहा आपने, ठीक है। तो फिर ये जो फ्लक्स है ये क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं ई ए कॉस 0 डिग्री, ये क्या आ जाएगा ई ए, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1, अब 1 लिखे या ना लिखे दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। खुद सोचें कि जब आपने किसी दरवाजे में से गुजरना है और दरवाजा आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, अगर ऐसे लगा हुआ है ना डेफिनेटली आप यूं तो घूम के जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे घूम के नहीं ना जा सकती, उन्होंने सीधा जाना है,
जबकि जो सामने विंडो है वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई तो वो कम गुजरेंगी। मैक्सिमम कब गुजरेंगी, जब सामने जिस चीज में से उन्हें गुजरना है वो उसके बिल्कुल कैसे पड़ी है, परपेंडिकुलर पड़ी है, तो वो सारी की सारी उसके अंदर से क्या करेगी, गुजरेगी, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। केस 2, व्हेन इफ एरिया इज हेल्ड पैरेलल। ठीक है। पैरेलल से दो सूरतें हो सकती है, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है। अब इस पे एक एरिया मौजूद है ऐसे, ये जैसे ऐसे चारपाई नहीं पड़ी होती बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर। तो एरिया वेक्टर और फ्लक्स के दरमियान में थीटा क्या हुआ, 90 डिग्री। एरिया इज हेल्ड पैरेलल, एरिया पैरेलल है, लेकिन जो हमारा एरिया वेक्टर है उसके और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दरमियान में थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, तो ई ए इंटू जीरो, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, फ्लक्स मिनिमम। देखिए एक शीट ऐसे मौजूद है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो वो तो बिल्कुल प्लेन एरिया है, उसके अंदर से कुछ भी नहीं गुजरेगा, या उसके ऊपर से गुजर जाएंगे या उसके नीचे से गुजर जाएंगे, तो फ्लक्स जब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी नहीं तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो, या फिर हम लिखेंगे मिनिमम। फ्लक्स विल बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम और जीरो। ठीक है। थर्ड केस वही, इफ थीटा इज हेल्ड एट एनी एंगल, इफ एरिया इज हेल्ड एट एनी एंगल थीटा, जो मैंने पहले आपको समझा दिया कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और एरिया इनके पे ऐसे रख दे, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, अब इनका जीरो, ना जीरो बन रहा है ना 90 बन रहा है, उसके अलावा कोई थीटा बन रहा है, उस वक्त हम एरिया का क्या लेंगे, एक्स कंपोनेंट। ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया का हम इसके अलोंग एक्स कंपोनेंट लेंगे, वो ए एक्स ए कॉस थीटा होगा। उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा। क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। और ई ए कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इसको भी मैथमेटिकली आपने डिफाइन करना ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका यूनिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो आप इसकी मैथमेटिकली फॉर्म यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ई ए ई डॉट ए। ठीक है। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या बनता है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल फॉर्म तो आ गई, इसका यूनिट क्या बनता है, देखें ई होता है एफ ओवर क्यू, फ्लक्स आया ना, ये फ्लक्स आ गया ई ए, कॉस थीटा को छोड़ दो, उसका कोई यूनिट हम नहीं लिखते। ठीक है। ई होता है हमारे पास एफ ओवर क्यू, और एरिया वैसे का वैसे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम तो ऊपर जाके माइनस कूलम, और एरिया का मीटर का स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिट होगा। और ये आपका सिंपल सा टॉपिक है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया एलिमेंट। ठीक है। इसके बाद आपने इसको मैथमेटिकली लिखना है, इसके दोनों तीनों केस करने हैं कि जब एरिया परपेंडिकुलर तो एरिया वेक्टर पैरेलल है, थीटा जीरो। जब एरिया पैरेलल, एरिया ऐसे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ, एरिया भी ऐसे, उस वक्त स्टूडेंट्स थीटा 90, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ होगी, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो cos 90 जीरो। खुद सोचे एक पेज ऐसे पड़ा है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से गुजारना चाह रहे हैं, तो वो उसमें से नहीं गुजरेगी, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। थर्ड केस, अगर उसके अलावा किसी भी एंगल में पड़ा है, आपने एरिया को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, तो ई ए कॉस थीटा, उसकी जगह हम लिख लेंगे ई डॉट ए। ठीक है। ये फिर हमारे पास, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ, होप सो लोगों को समझ आया होगा, ये आपका लॉग का पार्ट हो सकता है। ठीक है। बाकी फिर ये न्यूमेरिकल्स में तो फॉर्मूलाज यूज होंगे ही होंगे, तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।